सुभाशीष, हम पढ़ रहे हैं क्षितिज भाग 2। हमने पिछले व्याख्यानों में क्षितिज भाग 2 के 11वें अध्याय का अध्ययन किया, जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यशपाल जी का लिखा हुआ अध्याय 12, जिसका शीर्षक है लखनवी अंदाज। इस अध्याय को पढ़ते हैं। सबसे पहले लेखक परिचय। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी, उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में भी इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। प्रस्तुत पाठ लखनवी अंदाज, जिसको लेखक यशपाल जी ने लिखा है, एक व्यंग्यात्मक रचना है। इस रचना में यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो व्यक्ति यह कह रहे हैं कि बिना कथ्य घटना पात्रों की कहानी लिखी जा सकती है, वे गलत हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उस समय लेखकों में एक ऐसा वर्ग उभर रहा था जिसका यह मानना था कि बिना कथ्य के, बिना घटना के, बिना पात्रों की भी कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल जी इस वर्ग के विरोध में अपनी विचारधारा को मुखर करते हैं। यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने कांगड़ा से ग्रहण की और उसके बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। यह उस समय की बात है जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था और लाहौर भारत में ही सम्मिलित था। लाहौर के ही नेशनल कॉलेज में यशपाल जी का परिचय शहीद आजम भगत सिंह एवं सुखदेव जी से भी हुआ और वहीं से उन्होंने क्रांति की चिंगारी, क्रांति की मिसाल जला करके साहित्यकार के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया और इसी क्रम में वे आजादी के आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल जी का परिचय देने से पहले यह जान लेना आवश्यक है, यशपाल जी साम्यवादी विचारधारा से संबंध रखते थे। आज भी हमारे लेखकों में एक ऐसा वर्ग है जो साम्यवादी विचारधारा का पोषक है, चाहे वह जनवादी लेखक संगठन हो, चाहे वे अन्य साम्यवादी हो, चाहे किसी बैनर तले हो। एक साम्यवादी साहित्य चेतना भी उभर रही है, या हम कह सकते हैं कि पिछले वर्षों में आजादी के बाद इसका बहुत अधिक पोषण हुआ। यशपाल जी साम्यवादी विचारधारा से ही संबंध रखते हैं। उनकी रचनाओं में आम आदमी की पीड़ा को उभारा गया है। वे अपने लेखों का, अपनी कहानियों का पात्र उन्हें बनाते हैं जो मजदूर, सर्वहारा वर्ग या भारत के आम जनता से संबंध रखते हैं। उन्होंने राजनीतिक पाखंड और रूढ़िवाद के खिलाफ भी अपनी आवाज मुखर की है। वे यथार्थवादी शैली के
विशिष्ट रचनाकार हैं। यथार्थवादी शैली का सामान्य अर्थ है कि वे बिना किसी लाग लपेट के सीधे सपाट शब्दों में सामाजिक विषमताओं पर कठोर प्रहार करते हैं। जहां भाषा का चातुर्य न हो, जहां अपनी बात को कहने में किसी प्रकार का बनावटीपन न हो, शब्दों का आडंबर न हो, ऐसी शैली को हम यथार्थवादी शैली कह सकते हैं। उनकी रचनाओं में जो उनके कहानी संग्रह हैं, उसमें ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता ये उल्लेखनीय है। उन्होंने एक उपन्यास भी लिखा जिसका शीर्षक झूठा सच है। ये झूठा सच भारत विभाजन के समय जो त्रासदी हुई, या भारत विभाजन के समय जो लोग पाकिस्तान से भारत आए या भारत से पाकिस्तान गए, उन्हें कौन कौन से कष्ट सहन करने पड़े, ये सारी पीड़ा, सारी वेदना उनके झूठा सच उपन्यास में पढ़ने में आती है। इसके अलावा उनके अन्य उपन्यास भी हैं, जैसे अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात। उनकी भाषा में स्वाभाविकता है, सजीवता और रचनागत विशेषताएं सम्मिलित हैं। अब पढ़ते हैं कि लखनवी अंदाज अध्याय क्यों लिखा गया। जैसा कि आपको संक्षिप्त रूप से बता दिया गया है कि उस समय लेखकों का एक ऐसा संगठन था जो ये मानता था कि बिना घटना के, बिना पात्रों के और बिना किसी कथ्य की भी कहानी लिखी जा सकती है, जबकि यह संभव है। जैसे बिना पत्थरों के, ईंटों के मकान नहीं बनाया जा सकता, जैसे बिना कपड़े के, बिना बांस आदि के तंबू खड़ा नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से बिना कथ्य के, बिना घटनाओं के और बिना पात्रों की कोई कहानी भी नहीं लिखी जा सकती। जबकि एक ऐसा वर्ग जो उस समय लोकप्रिय होना चाहता था, लेखकों का वर्ग जो इस बात को मानता था कि बिना घटना के भी कहानी लिखी जा सकती है, यशपाल जी इस तथ्य से इनकार करते हैं और इसी के विरोध में व्यंग्यात्मक रूप में लखनवी अंदाज रचना प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने इस रचना में एक नवाब किस्म के व्यक्ति की चर्चा की है जो एक बनावटी जिंदगी जीता है। लेखक ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में ही उन्हें एक नवाबी किस्म का व्यक्ति मिल जाता है जो लेखक के सामने खीरे को काटता है और उसको सूंघ करके बाहर फेंक देता है। शायद यह दिखाना चाहता है कि वह रईस है, वह खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को नहीं खाना चाहता। इसके साथ साथ जब लेखक कदम रखते हैं ट्रेन के डिब्बे में, तो नवाब साहब जिनकी चर्चा इस अध्याय में की गई है, वे बोलने का या बात करने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। कहीं न कहीं उनमें एक सामंती वर्ग का जो अहंकार था, दंभ था, वो देखने में आता है। इस अध्याय में लेखक सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं, अर्थात एक ऐसा वर्ग जो बनावटी जीवन जीता है, जो जैसा है वैसा ही अपने को लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करता, जो परजीवी संस्कृति में जीने वाला है, अर्थात स्वावलंबी संस्कृति में जीने वाला नहीं है। ऐसे वर्ग पर लेखक ने एक भयंकर कटाक्ष किया है। इस अध्याय में सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लेखक प्रस्तुत करते हैं कि एक ऐसा भी वर्ग है जो वास्तविकता से बेखबर है, जो बनावटी जीवन जीता है, जो कहीं न कहीं अपने आप को अन्य से अलग दिखाने का प्रयास करता है। ऐसा वर्ग परजीवी संस्कृति का पोषक है और ऐसा वर्ग आम जनता का या समाज का कोई भला नहीं कर सकता। ऐसे वर्ग पर ही लेखक ने कटाक्ष किया है। आज हमने पढ़ा यशपाल जी का साहित्यिक परिचय, उनके द्वारा दी गई रचना का परिचय। प्यारे विद्यार्थियों, यशपाल जी का परिचय पढ़ते समय और अध्याय का परिचय पढ़ते समय इस बात को हृदयंगम कर लेना आवश्यक है या जान लेना आवश्यक है कि इसमें केवल सामंती वर्ग पर ही कटाक्ष नहीं है, अपितु यह भी बताया गया है कि किस प्रकार से व्यक्ति एक बनावटी जीवन जीता है जो एक स्वाभाविक प्रकृति के प्रतिकूल है। आज का हमारा व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। कल के व्याख्यान में आपको पढ़ाएंगे इस अध्याय का
आगामी परिचय, तब तक के लिए शुभाशीष, नमस्कार।